limits the company's operation. Any factors which limits the company's operation. कोई भी फैक्टर जो कंपनी की एक्टिविटीज़ को ऑपरेशंस को लिमिट करते हैं, रोकते हैं, उनको हम लोग लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मटेरियल भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेबर भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, कैश भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, सेल्स डिमांड भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, एटसेट्रा। कोई भी फैक्टर आपकी एक्टिविटीज़ को लिमिट करते हैं उसको हम लोग लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। सो लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, कैसे हमें पता चलता है कि फैक्टर लिमिटेड है। सो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि उस फैक्टर की, हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर फैक्टर की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, वो एलिमेंट आपको कितना चाहिए, और फिर वो आपके पास अवेलेबल कितना। तो इस रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी को देखते हुए हमें पता चलेगा कि वो चीज़ लिमिटेड है, स्केर्ड है, शॉर्ट इन सप्लाई है, ज़रूरत से कम है, तो लिमिटिंग फैक्टर है। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो सरप्लस में, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको 3 तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। और इस प्रोडक्ट ए के आपको जो यूनिट्स बनाने हैं वो 1000 है, इसके 2000 यूनिट्स बनाने हैं, इसके 1000 यूनिट्स बनाने हैं। इसके एक यूनिट के ऊपर जो मटेरियल यूज़ होगा वो 2 kgs यूज़ होंगे, इसके एक यूनिट के ऊपर 3 kgs यूज़ होंगे, इसके एक यूनिट के ऊपर 4 kgs यूज़ होंगे। तो भाई 1000 यूनिट बनाने हैं, हर एक के लिए 2 किलोग्राम, तो इसका मतलब 2000 kgs इसके लिए चाहिए, 6000 kgs इस प्रोडक्ट के लिए चाहिए, और 4000 kgs मुझे इस प्रोडक्ट के लिए चाहिए। तो टोटल मुझे जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है 12000 kgs। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मटेरियल। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास मटेरियल अवेलेबल कितना है। तो जो मटेरियल अवेलेबल है वो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल 10000 kgs। तो भाई ये 2000 kgs आपका शॉर्टफॉल है, इतना आपके पास मटेरियल कम है। और जब ज़रूरत से चीज़ कम पड़ी हुई है तो वो लिमिटेड है, वो कम पड़ी हुई है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो इस सिचुएशन में मटेरियल मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। और अगर मुझे रिक्वायर्ड 12000 kgs हैं लेकिन मेरे पास अवेलेबल 14000 kg हैं, या मेरे पास 12000 kg अवेलेबल हैं, तो या 12000 या 12000 से ज़्यादा जब आपके पास अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो जब भी रिक्वायरमेंट से चीज़ कम पड़ी होती है वो लिमिटिंग फैक्टर होती है। तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट, इन यूनिट्स को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 12000 kgs की है, और जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल की वो 10000 kgs की है। तो ये शॉर्टफॉल है 2000 kgs। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि भाई हमारा कौन सा एलिमेंट लिमिटिंग फैक्टर है, क्या चीज़ हमारे पास कम पड़ी हुई। जब आपको लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। देखो यार, अब 10000 kgs आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आप ये तीनों यूनिट्स बनाते हो, तीनों प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आपको 12000। इसका मतलब मेरे पास जो मटेरियल है अभी उससे मैं तीनों की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा। तो मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा वाला बनाऊं पहले, कौन सा बाद में बनाऊं, और कौन सा ना बनाऊं। ये डिसीजन मेकिंग हमने सीखनी है। तो इसको डिसीजन मेकिंग विद लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। अब लिमिटिंग फैक्टर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मटेरियल है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि लेबर हार्स फॉर 1 यूनिट, इस प्रोडक्ट ए के एक यूनिट के लिए लेबर के 3 घंटे चाहिए, इसके बी के एक यूनिट के लिए लेबर के 2 घंटे चाहिए, और प्रोडक्ट सी के एक यूनिट के बनाने के लिए हमें लेबर के 2 घंटे चाहिए। तो वही प्रोडक्ट ए के लिए मुझे टोटल लेबर हार्स जो रिक्वायर्ड है, 1000 यूनिट बनाने और एक यूनिट के ऊपर 3 घंटे लगेंगे, तो 3000 हार्स इसके लिए चाहिए। 2000 यूनिट बनाने और एक यूनिट के ऊपर 2 घंटे लगेंगे, तो 4000 हार्स इसके लिए चाहिए। 1000 यूनिट बनाने हर एक पे 2 घंटे लगेंगे, तो 2000 हार्स इसके लिए चाहिए। तो टोटल जो हार्स रिक्वायर्ड हैं मुझे लेबर के वो हैं 4 3 7 और 2 9000 हार्स। और मेरे पास लेबर के हार्स जो अवेलेबल हैं वो हैं 12000 हार्स।
तो लेबर के हार्स तो ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है। दीज आर द रिक्वायर्ड हार्स, दीज आर द अवेलेबल हार्स। 3,000 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो लेबर हार्स लिमिटेड नहीं है इस टाइम, लेबर हार्स ज़रूरत से ज़्यादा पड़े हुए। तो जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से कम आपके पास हो, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे कम आपके पास हो, तो वो चीज़ लिमिटेड फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर या स्केर्ड रिसोर्स या लिमिटेड रिसोर्स या शॉर्ट इन सप्लाई, किल्लत है उस चीज़ की, कमी, उसको लिमिटिंग। तो एनीवे इन दिस सिचुएशन आपका मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर। तो जब भी लिमिटिंग फैक्टर में आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग फैक्टर को। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आपको बताया कि हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है उस पर्टिकुलर रिसोर्स की और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। लिमिटिंग फैक्टर के आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हर एक प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको बताएं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट होती, फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट होती। तो जब आप अपनी सेलिंग प्राइस से वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट अगर माइनस करते हो, फिर आपके पास प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट्स की बेसिस पर हम डिसीजन नहीं लेते। क्योंकि हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करूं और फिक्स कॉस्ट भी माइनस करूं, दोनों तरह की कॉस्ट माइनस करूं, तो तब कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तब तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट की बेसिस पर तो हम डिसीजन लेते ही नहीं है। हम तो कंट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमें ये पता है कि फिक्स कॉस्ट इज़ इररेलेवेंट फॉर डिसीजन, ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज़ रेलिवेंट फॉर डिसीजन। और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो चीज़ आती है उसको प्रॉफिट नहीं, उसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसकी बेसिस पर हम, तो एनीवे सेकंड स्टेप इज, स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं देखूंगा इन तीनों प्रोडक्ट में से कि किस प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, उनको भी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, या वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस यूनिट प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन वो आपको क्वेश्चन में देता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो आपको कहता है प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन जो है वो है सर 10 रुपये का। वो आपको कहता है प्रोडक्ट बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3 रुपये का पर यूनिट। और वो आपको कहता है कि प्रोडक्ट सी का जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन है वो है सर, वो कह रहा है कि आपको 16 रुपये का, 16 का। अब मुझे बाज़ाहिर सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लग रहा है सर, कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाला प्रोडक्ट है? हमें लग रहा है कि सी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सी सबसे पहले बनाना चाहिए। तो सर मैं कंट्रीब्यूशन को देख कर डिसीजन ले रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी देखना है कि ठीक है सी का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा है 16 रुपये का, लेकिन मेरे पास इस टाइम जो चीज़ लिमिटेड है वो है मटेरियल। सी मटेरियल का भी यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहा है। सी के एक यूनिट के ऊपर मटेरियल के कितने केजीज लग रहे हैं? 4 केजीज। तो इसका मतलब 16 रुपये का कंट्रीब्यूशन तो मिल रहा है, लेकिन कितने यूनिट्स कितने केजीज को यूज़ करते हुए मिल रहा है? 4 केजीज। तो हर एक केजी सी का आपको कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 4 रुपये का। ये 3 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और 3 केजीज यूज़ कर रहा है मटेरियल के। तो भाई इसका तो मटेरियल का 1 केजी के ऊपर मुझे कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम तो जो फैसला मैंने करना है मटेरियल को सामने रखते हुए करना है, वो चीज़ लिमिटेड है। ये मुझे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ लिमिटेड इन सप्लाई है, जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी कम है, उसका यूज़ बड़ा कम कर रहा है, बहुत कम मटेरियल, 2 केजी यूज़ करके 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन।
तो इस प्रोडक्ट का हर एक केजी आपको 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 10 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन है इस प्रोडक्ट का, लेकिन कितने केजीज को यूज़ करते हुए? 2 केजीज को। तो यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन इस प्रोडक्ट का 5 का मिल रहा है, इसका 4 का मिल रहा है, इसका 3 का मिल रहा है। तो मेरी फेवर में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है सर? ए। तो मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन को नहीं देखूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। So the third step is calculate the contribution per limiting factor, calculate the contribution per limiting factor, calculate the contribution per limiting factor. Contribution per limiting factor, which mean that contribution per unit divided by limiting factor per unit. Limiting factor in this question was material. Contribution per unit divided by limiting factor per unit. So मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन उसने मुझे दिया हुआ है, या मैंने कैलकुलेट कर लिया सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। तो प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल 10 है, प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन 3 है, प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन 16 है। प्रोडक्ट ए पे जो मटेरियल, जो चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है वो है मटेरियल। इस पे जो मटेरियल लग रहा है वो 2 केजी एक यूनिट पे यूज़ हो रहा है, इसके एक यूनिट पे 3 केजीज यूज़ हो रहे हैं, इसके एक यूनिट पे 4 केजीज यूज़ हो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन ये है, लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है, इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आएंगे। सो भाई इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है, पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है 1। इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है 4। द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, इस लिमिटिंग फैक्टर को यूज़ करते हुए जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो मैं सबसे पहले बनाऊंगा। यानी कि अब जो स्टेप है, अगला स्टेप वो है रैंकिंग का। तो रैंकिंग में सबसे पहले हम ये वाली चीज़ बनाएंगे। वो आपसे पूछता है कि बताओ किसको प्रेफर करें, किस किस प्रायोरिटी पे प्रोडक्शन करें। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रोडक्ट ए सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट सी बनाएंगे, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर उसके बाद है। और लास्ट में मेरे पास अगर कुछ मटेरियल बचता होगा तो मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा, जितना मैं बना सकता हूँ। तो ये मैंने रैंकिंग कर ली। तो लिमिटिंग फैक्टर में डिसीजन लेते वक्त सबसे पहला काम आपको ये देखना होता है कि आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई होता है फिर अगला काम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है। और जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं तो फिर उससे अगला काम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। और उस कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पर फिर हम रैंकिंग करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। तो मैंने रैंकिंग की, रैंकिंग में मुझे पता चला कि सबसे पहले मुझे ए बनाना चाहिए, फिर मुझे सी बनाना चाहिए और फिर मुझे बी बनाना चाहिए। ये मेरी रैंकिंग बन गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब अगला स्टेप जो है वो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का, कि मैक्सिमम किस प्रोडक्ट के ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मीन किस प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बनाएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं कौन सा बनाऊंगा? ए। प्रोडक्ट ए सबसे पहले बनाऊंगा। प्रोडक्ट ए की डिमांड कितनी है, जितनी भी इसकी डिमांड है मैं सारी की सारी बनाने की कोशिश करूंगा। प्रोडक्ट ए के मुझे कितने यूनिट बनाने थे सर? 1000 यूनिट्स। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ए बनाऊंगा 1000 यूनिट, और इसके एक यूनिट के ऊपर जो चीज़ लिमिटेड है वो 2 केजीज यूज़ हो रही। 1000 यूनिट्स आई हैव टू प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट ए, एंड 1 यूनिट रिक्वायर्ड 2 केजी ऑफ मटेरियल, सो 2000 केजीज इस पे लगेंगे। और टोटल अवेलेबल मटेरियल है कितना सर? जो चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है वो अवेलेबल है 12000 केजीज। और सॉरी 10,000 केजीज वॉज अवेलेबल, रिक्वायर्ड तो 12,000 थे लेकिन मेरे पास अवेलेबल हैं 10,000। तो मेरे पास जो 10,000 केजीज अवेलेबल हैं उसमें से मैंने प्रोडक्ट ए बनाया। प्रोडक्ट ए के बनाने के ऊपर 2,000 केजीज यूज़ हो गए, तो मेरे पास कितने केजीज बचे हैं सर? 8,000 केजीज। अब रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्ट ए के बाद मुझे कौन सा बनाना है? प्रोडक्ट सी।
तो जल्दी से जाते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं। तो भाई प्रोडक्ट सी के जो यूनिट्स मुझे बनाने हैं वो है 1000। प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट्स बनाने हैं? 1000। एक यूनिट पे कितना केजी लगेगा? 4। तो कितने केजीज इस पे यूज़ हो जाएंगे? 1000 केजीज, 1000 यूनिट्स एंड 1 यूनिट रिक्वायर्ड 4 केजीज, तो 4000 केजीज इस पे भी यूज़ हो गए। तो सर पीछे बचे कितने? 2 और 4 6000 तो यूज़ हो गए। 10,000 में से 6000 यूज़ हो गए, तो पीछे कितने केजीज बचते हैं अभी तक मेरे पास? 4000 केजीज। अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? लास्ट में मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट बी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे कम था। अब मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट बनाने हैं। प्रोडक्ट बी के सर बनाने हैं 2000 यूनिट। और एक यूनिट पे कितना केजी लग रहा है? 3। तो कितना केजी तुझे चाहिए होगा? 6000। लेकिन मेरे पास तो 6000 अवेलेबल है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 4000 बच रहा है अभी। तो भाई मैं देखूंगा कि मैं कितने बना सकता हूँ। मेरे पास कितने केजीज बच रहे हैं सर? मेरे पास तो पीछे सिर्फ और सिर्फ 4000 केजीज बच रहे हैं। किसके लिए? प्रोडक्ट बी के लिए। और इसके एक यूनिट पे कितना मटेरियल लग रहा है सर? एक यूनिट पे इसका 3 केजी यूज़ हो रहा है। तो इसके कितने यूनिट बना सकते हैं? तो सर ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई और ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। 4000 के ऊपर मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि मैं इसके कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। 1333। 1333 यूनिट में इसके मैक्सिमम बना सकता हूँ। आल्दो इसकी डिमांड शायद ज़्यादा है, 1333 यूनिट से ज़्यादा है, 3000 यूनिट बनाना है, लेकिन मैं तो सिर्फ करंटली 1333 यूनिट बना सकता हूँ। तो इतने ही बनाऊंगा। तो ये मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। मैं मैक्सिमम इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ए के मैं इतने यूनिट बना सकता हूँ, इसके मैं इतने यूनिट बना सकता हूँ, सी के, एंड बी के मैं इतने यूनिट बना सकता हूँ। और ऐसे ही बनाने चाहिए। इस सीक्वेंस में अगर मैं बनाऊंगा तो कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। फिर वो आपसे पूछता है व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन विच ए कंपनी कैन अर्न। व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन विच ए कंपनी कैन अर्न इन दिस सिचुएशन। तो भाई टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी कैन अर्न या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अ कंपनी कैन अर्न इन दिस सिचुएशन। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी, एक कंपनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर सकती है इस सिचुएशन में? तो दोस्तों उसके लिए हम देखेंगे कंपनी प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट बना रही है। सर प्रोडक्ट ए की कंपनी 1000 यूनिट बना रही है। और प्रोडक्ट ए का एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, मैं कंट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट आपको कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? ये कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट आपको 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। प्रोडक्ट ए के जब 1000 यूनिट बनाने हैं, हर एक यूनिट आपको 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ए से आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 1 लाख। फिर ए के बाद मैं कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ? सी। जी उसके भी जी। कितने यूनिट बनाने हैं? 1000। अब सी का भी बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखूंगा। सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 3, ये कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। और सी का 16 है, सॉरी। सी, प्रोडक्ट सी का एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 16 रुपये का है। तो भाई 1000 यूनिट इसके मैं बना रहा हूँ, और एक यूनिट का 16,000। कंट्रीब्यूशन 16 है, तो इसका मतलब 16,000। और ये 10,000। उसके बाद कौन सा यूनिट बनाऊंगा? प्रोडक्ट बी। कितना बना रहा हूँ प्रोडक्ट बी का? 1333 यूनिट्स। और उस बी का एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 3 रुपये का है। तो 1333 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा कि मैं प्रोडक्ट बी से कितना 3999। 3999 रुपये का कंट्रीब्यूशन में बी से कर सकता हूँ, यानी कि राउंड अबाउट 4000 रुपये का ये। तो टोटल मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है सर 29,999। 29,999 इज द टोटल कंट्रीब्यूशन विच ए कंपनी कैन अर्न इन दिस सिचुएशन। तो दोस्तों उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सेल प्राइस पे से जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। Jadi produknya aku contribution 5 ke unit no. जी भाई। Produknya contribution 5 no. प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन ये सामने लिखा हुआ है, 10 रुपये का है। Oke sir. ये जो 5 है, Tenta. ये 5 है, ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है।
कंट्रीब्यूशन को ओके जब सर। लिमिटिंग फैक्टर पे डिवाइड करके मेरे पास आंसर 5 आया था, ये इसको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और ये ओके कंट्रीब्यूशन सर। पर लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन सा पहले बनाना चाहिए, कौन सा बाद में, इसका कोई यूज़ नहीं है ओके सर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो हमें ये पता है, कि जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन। और उस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। इस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। अभी तक इस कैलकुलेशन में, इस वर्किंग में, मैंने अपनी वर्किंग में टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया है कि मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपनी कितना कर सकती है, 29,999। सपोज फॉर एग्जांपल उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट इज 10,000, और वो आपसे पूछ रहा है मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा इस कंपनी का। फिक्स कॉस्ट इज 10,000, तो प्रॉफिट कितना होगा भाई? टोटल कंट्रीब्यूशन तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 29,999। इस कंट्रीब्यूशन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा, 10,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो मेरे पास प्रॉफिट जो आएगा वो है 19,999 का। दिस इज द टोटल प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट विच ए कंपनी कैन अर्न इन दिस सिचुएशन। तो दोस्तों, मैं दोबारा से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी ने अगर लिमिटिंग फैक्टर के टाइम पर डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग इन लिमिटिंग फैक्टर, उसके लिए 6 या 5 स्टेप हैं, वो आपने याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। डिसीजन मेकिंग इन लिमिटिंग फैक्टर, उसके लिए 5-6 स्टेप हैं, वो आपने याद रखने हैं, जिसमें पहला स्टेप है, हाँ जी, पहला स्टेप कौन सा है? हेलो, पहला स्टेप कौन सा है भाई? सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है लिमिटिंग फैक्टर? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। सबसे पहला काम हमने ये देखना होता है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, जो कि मेजॉरिटी केसेस में समटाइम एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देता भी है। वो आपको कहता है वर्डिंग वर्डिंग में कि मटेरियल इज लिमिटेड टू सप्लाई, मटेरियल इज शॉर्ट इन सप्लाई, मटेरियल इज रिस्ट्रिक्टेड, लेबर हार्स आर रिस्ट्रिक्टेड। अगर ना दिया हो तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कि वो चीज़ आपके पास कितना अवेलेबल है और कितनी उसकी ज़रूरत है। अगर जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा अवेलेबल है तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन ज़रूरत से कम आपके पास है तो लिमिटिंग फैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरा काम हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है, जो मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो आपको सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होगा। थर्ड स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर एंड कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए आपको कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर करना होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, द प्रोडक्ट विद हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर विल बी प्रायोरिटाइज। जिस भी प्रोडक्ट की लिमिट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा होंगी उसको हम प्रेफर करेंगे, रैंकिंग करेंगे। इससे अगला स्टेप जो है वो रैंकिंग का, मीन कौन सा पहले बनाएंगे कौन सा बाद में बनाएंगे। तो जिस भी प्रोडक्ट का ये वाला आंसर ज़्यादा आएगा उसको सबसे पहले बनाएंगे।
और फिर आखिर में पांचवा स्टेप है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, कि आप मैक्सिमम किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बना सकते हो। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। उसके बाद होता है सर टोटल कंट्रीब्यूशन। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग फिर हम अपना टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। लास्ट में हम लोग फाइंड करते हैं टोटल प्रॉफिट। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपने जल्दी से वो सॉल्व करके देनी है सबने। हर बंदे का अपना अपना आंसर आएगा। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। डिमांड इन यूनिट्स 2000, 3000 and 2000. Material for 1 unit. इसके 1 यूनिट के लिए मटेरियल आपको चाहिए 3 kgs, इसके लिए 2 kg। मेरे तो सर थी जी। शिया So material required for the 1 unit of X is 3 kgs and for the 1 unit of Y is 2 kgs, for Z 4 kgs. Labor hours for 1 unit 2 hours, 4 hours and 3 hours. Contribution per unit टाइम बहुत शॉर्ट है, आपने क्वेश्चन जल्दी से करके देना है। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है, इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 है। Materials available. Material kgs available in stock is 25,000 kgs. Labor hours available are 20,000 hours. You have to calculate total contribution which a company can earn in this situation. Total contribution or maximum contribution which a company can earn in this situation. Mean the step number 6 I think or 5 you have to calculate. सबसे पहले आप लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले तो आप देखोगे क्या चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पर। लेबर आर भाई ने जल्दी जल्दी माइंड में कैलकुलेशन की, इसको लेबर हार्स नजर आए। देखते हैं सर बाकी लोगों को क्या लग रहा है। जब हमने देखा कंट्रीब्यूशन की तरफ गए तो लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहा। मटेरियल और लेबर को मैं देख रहा हूँ, तो मटेरियल 2000 लेबर यूनिट ये सर में 1 यूनिट के लिए 3 kg, तो भाई 6000 kgs इसके लिए मटेरियल को चाहिए होंगे। 6000 kgs इस प्रोडक्ट के लिए चाहिए होंगे और 8000 kgs इसके लिए चाहिए होंगे। तो आपको जो टोटल मटेरियल चाहिए वो है 12 और 8 20,000 kgs। लेकिन जो मटेरियल अवेलेबल है वो है 25,000 kgs। तो मटेरियल तो ज़रूरत से ज़्यादा है 5,000 kg। तो मटेरियल इज़ नॉट लिमिटिंग फैक्टर इन दिस सिचुएशन। तो लेबर ही लिमिटिंग फैक्टर होंगी, क्योंकि जो लेबर है वो 4,000 दो 1 घंटे के लिए और 2,000 4,000 kgs हार्स आपको लेबर्स के चाहिए इसके लिए, और 12,000 हार्स आपको इसके लिए चाहिए और 6,000 हार्स आपको इसके लिए चाहिए। तो आपको जो लेबर के हार्स चाहिए विच इज़ आई आई थिंक 22,000 यस सर हार्स, वाइल अवेलेबल हार्स आर जस्ट 20,000। तो 2,000 हार्स से शॉर्टफॉल है।
2000 हार्स कम पड़े हुए हैं, ये लिमिटिंग फैक्टर है। लेबर हार्स लिमिटिंग फैक्टर है। पहला स्टेप आइडेंटिफाई हो गया, पहला काम था लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, वो तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना, वो ऑलरेडी गिवन है। तीसरा स्टेप क्या था सर? सबसे पहला स्टेप था लिमिटिंग फैक्टर, वो तो लेबर्स हैं। दूसरा स्टेप कंट्रीब्यूशन, वो तो हो गया। तीसरा स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप वाज कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्स, वाई और जेड, इनके लिए अब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। एक्स का एक यूनिट आपको कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 20 रुपए का। और एक्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर मीन लेबर के आवर्स कितने यूज हो रहे हैं एक घंटे के, एक यूनिट के ऊपर कितना लेबर लग रहा है सर एक्स के। व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर यूज फॉर द प्रोडक्ट एक्स? हेलो, हेलो। एक्स के लिए मटेरियल, एक्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर यूज हो रहा है 2 आवर्स। के लिए लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर लेबर के आवर्स है, लिमिटिंग फैक्टर्स 2 आवर्स, तो 20 डिवाइडेड बाई 2। वाई का कंट्रीब्यूशन है, वाई का कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए का, और वाई के लिए लिमिटिंग फैक्टर 4, 10 डिवाइडेड बाई 4 आवर्स। जेड कंट्रीब्यूशन इज 15, product Z contribution per unit is 15 while the limiting factor is 3 hours in this situation। तो contribution divided by limiting factor, इससे आपके पास contribution पर limiting factor आएगा which is 10, which is 0.5 5, which is 5। तो इस चीज़ की बेसिस पर मैं अब रैंकिंग करूँगा कि कौन सा पहले बनाना चाहिए, कौन सा बाद में बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा एक्स फर्स्ट, उसके बाद मैं बनाऊंगा जेड सेकंड नंबर पे, ये बनाऊंगा। थर्ड नंबर पे मैं फिर वाई बनाऊंगा। तो ये मैंने रैंकिंग की। तो भाई 4 स्टेप तो मैंने कर लिए, पांचवा स्टेप है रैंकिंग के बाद क्या होता है सर? हम प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन विच इज आल्सो नोन एज ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स बनाएंगे। एक्स की डिमांड है, एक्स के यूनिट की डिमांड है 2000, और एक्स के एक यूनिट के ऊपर जो चीज़ लिमिटेड है वो यूज़ हो रही है 2 घंटे। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बनाएंगे 2000 यूनिट, और एक्स के एक यूनिट के ऊपर 2 आवर्स लग रहे हैं, तो 4000 घंटे यहाँ पर ये यूज़ हो जाएंगे। टोटल 20,000 उसमें से 4000 हमने यूज़ कर लिए। एक्स के बाद सेकंड नंबर पर हम कौन सा बना रहे हैं सर? जेड। इस इस चीज़ के अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे जेड। अब जेड के कितने यूनिट्स बनाने हैं सर? जेड के 2000 यूनिट बनाने। एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं? एक यूनिट पे 3 घंटे लग रहे हैं। तो 2000 यूनिट जेड के भी बनाने हैं, और हर एक यूनिट के ऊपर 3 घंटे लग रहे हैं, 3 आवर्स। तो 6000 घंटे ये भी लग गए। मीन 10,000 घंटे हमारे यूज़ हो गए, और 10,000 हमारे पास बचते हैं। उसमें हमने कौन सा बनाना है सर? उसमें हमने वाई बनाना। वाई के कितने यूनिट्स की डिमांड है सर? वाई के कितने यूनिट बनाने हैं? 3000। और एक 2000 के ऊपर कितने घंटे चाहिए? 4। तो इसके लिए तो मुझे 12,000 घंटे चाहिए, और वही 12,000 तो नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ 10,000 है। अगर तो मैं 12,000 घंटे मेरे पास अवेलेबल होते फिर तो लिमिटिंग फैक्टर हार्स ना होते ना। तो ज़रूरत से कम पड़े हुए हैं, इसीलिए तो लिमिटिंग फैक्टर। एनीवे इसके एक यूनिट के ऊपर 4 घंटे चाहिए और 3000 यूनिट बनाने हैं। अब मैं देखता हूँ मैं कितने बना सकता हूँ। 600 तो मेरे पास जो घंटे रिमेनिंग है वो है 10,000। आखिर में आपने ये स्टेप करना होता है। और एक यूनिट के ऊपर जो घंटे चाहिए वो है सर सिर्फ और सिर्फ 4। तो भाई ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड होगी, तो आपके पास आंसर आएगा 2500 यूनिट। हालांकि इसकी डिमांड थी 3000 यूनिट की, लेकिन मैं 3000 नहीं बना सकता, मैं सिर्फ 2500 बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर के आवर्स और नहीं है। तो ये मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है, मैं मैक्सिमम इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। मीन मैं एक्स के 2000 यूनिट बना सकता हूँ,
मीन मैं जेड के बना सकता हूँ 2000 यूनिट जो उसकी डिमांड है, और जो वाई है, वाई के मैं 3000 नहीं बना सकता, वाई के मैं इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 2500 यूनिट बना सकता हूँ। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन, जो कि आप ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, जो आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है और इनकी यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के 2000 यूनिट बनाने, एक्स के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा विच इज़ 20। जेड के 2000 यूनिट बनाने, जेड के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जेड का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15। वाई के मैं 2500 यूनिट बनाऊंगा और वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 10। तो इस तरह मेरे पास ये 40,000 इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, 30,000 इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, 25,000 इसका कंट्रीब्यूशन